Hello and welcome dear students to the online classes of GVM tutorial. This is lecture 4 of mathematical logic. In this lecture we'll study some rules, some laws that are related with logic, that is algebra of statements या algebra of logic. तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ना है. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिक का. इसी को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन में रखते हैं और जेई मेन में यहीं से आता है क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से आता है. ये आपने स्किप किया मतलब जेई मेन आपका स्किप हो गया. तो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो रूल है आइडेम्पोर्टेंट लॉ. तो व्हाट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ? ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है कि यदि वी हैव कोई भी दो स्टेटमेंट्स है, सपोज वी हैव पी एंड पी, दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं और उनको हमने एंड से कनेक्ट कर दिया या तो दोनों को हमने और से कनेक्ट कर दिया तो भी वही स्टेटमेंट आ जाएगा. कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने एंड से कनेक्ट किया, दोनों सेम स्टेटमेंट होने चाहिए. उनको एंड से कनेक्ट किया या तो और से कनेक्ट किया तो वही सेम स्टेटमेंट्स आ जाएगा. पी एंड क्यू मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है यहाँ पे. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे सपोज मैंने लिया पी इंप्लाइज क्यू लिखा है एंड अगेन मैंने पी इंप्लाइज क्यू लिखा है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं. इसका मतलब एक ही बार लिख दिया. लॉ का मीनिंग है कि पी एंड पी भी पी होता है, पी और पी भी पी होता है. मीन्स जो सेम स्टेटमेंट यदि दोनों हो, दो ब्रैकेट में सेम स्टेटमेंट लिखे हुए हों एंड इफ दे आर कनेक्टेड बाय एंड और तो वही एक स्टेटमेंट आ जाता है. इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेम्पोर्टेंट लॉ. ऐसा क्यों होता है? जैसे पी और पी दो सेम स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू भी सेम आएंगे. दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट किया तो एंड के लिए क्या रूल्स है? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो इसकी जो एंट्री यदि आप देखो तो पी के जैसे ही लग रहा है, मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट जैसे ही लग रहा है. तो पी एंड पी भी क्या हो जाएगा? वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगा. पी और पी यदि हम लोग करें, दोनों को सेम स्टेटमेंट को और से कनेक्ट करें तो और के लिए क्या रूल है? दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स. तो दोनों फॉल्स यहाँ पर है, इधर भी दोनों फॉल्स है, नहीं लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हो गए? ट्रू. तो इसको भी देखें तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं कैसे दिख रहे हैं? पी के जैसे दिख रहे हैं. तो पी की एंट्री ही इसके जैसे दिख रही है और इसकी एंट्री भी पी के जैसे दिख रही है. तो ये फर्स्ट रूल क्या है कि इफ टू स्टेटमेंट्स सेम स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय एंड और तो एक ही बार उस स्टेटमेंट को लिख दो. उसका मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पी ही के लिए नहीं, वो सबके लिए वैलिड है. पी जस्ट हम एक सिंबल ले रहे हैं. क्यू एंड क्यू भी क्या होगा? क्यू. आर एंड आर भी क्या होगा? आर. पी इंप्लाइज क्यू एंड पी इंप्लाइज क्यू, फिर से तो पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा. फर्स्ट रूल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोर्टेंट लॉ. सेकंड रूल इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या? एसोसिएशन आपने किया, साथ में लिखना, ब्रैकेट लगाना है इसे. जैसे आपने किया 2 + 3 + 4, इसको ऐड किया तो 4 3 7 to 9, या तो आपने 2 और 3 को ब्रैकेट लगा के फिर 4 ऐड किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 3 और 4 को पहले ऐड करके फिर 2 ऐड किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है कि यदि हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और तीनों एंड से कनेक्ट है या तो तीनों और से कनेक्ट है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, सब प्लस होने चाहिए, या तो सब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होने चाहिए, मतलब सब एंड है तो एंड होने चाहिए, सब और है तो और होने चाहिए. तो कोई भी दो को हम ब्रैकेट लगा सकते हैं. इस लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ मतलब साथ में लिखना दो, कोई भी दो को. सपोज आप पी एंड को साथ में अलग करना चाहते हो तो क्यू एंड आर को साथ में लिख दो, या तो पी एंड क्यू को ब्रैकेट लगा दो, आर को साथ में लिख दो, या तो क्यू पी और आर को साथ में लिख दो, क्यू को अलग कर दो. तो इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं. यहाँ पे जो नेक्स्ट हो गया पी, सपोज मैं यहाँ पी को पी और क्यू को साथ में लिख रहा हूँ, कोई भी लिख सकते हो आप, और आर को अलग कर दिया तो ब्रैकेट लगाने को क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटिव लॉ. तो कोई भी दो स्टेटमेंट्स में, तीन स्टेटमेंट्स में या तो वो एंड से कनेक्ट हो या तो वो और से कनेक्ट हो, तो कहीं पे भी हम ब्रैकेट इंसर्ट कर सकते हैं. इस लॉ का मीनिंग है एसोसिएटिव लॉ. थर्ड जो लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे मैथ्स में करते हैं, 1 प्लस और 1 इंटू, जैसे 2 × 3 + 6. तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 6, तो भी वही आंसर आएगा. यहाँ पे क्या था? दोनों प्लस है तो प्लस ही है, दोनों इंटू है तो इंटू है, उसे जैसे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि यदि एक एंड है तो दूसरे वाले दोनों और रहेंगे. तो पी एंड क्यू और आर, पी एंड क्यू और आर, या तो इधर पी और है तो यहाँ पे क्यू एंड आर रहेगा. मीन्स एक एंड, ब्रैकेट के बाहर एंड है तो ब्रैकेट के अंदर और, यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड रहेगा. तो डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स लाइक मल्टीप्लाई करना. तो पी एंड साथ में जाएगा, पी एंड
क्यू, P एंड Q, फिर ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सिंबल कौन सा था और, वो बाहर आ गया, फिर P एंड R के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P एंड R, तो इस लॉ को क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P एंड साथ में जाएगा। इसी तरह उल्टा भी आपको याद रखना चाहिए, P एंड दोनों में कॉमन है, तो P एंड को आपने कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या Q और R, अंदर जो साइन है वो बाहर हो जाएगा, बाहर जो साइन है वो अंदर आ जाएगा, तो सिंबल यहाँ पे एंड था, इधर और था, यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो एंड ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है। सिमिलरली यहाँ पे और के लिए भी मल्टीप्लाई करो, तो P और Q साथ में जाएगा, P और Q, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है एंड, तो वो बाहर आ जाएगा, फिर P और R के साथ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया होगा। यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज, दोनों में सेम कॉमन है, P और कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा P और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है एंड, वो फिर अंदर हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स भी समझ में आना चाहिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। ये थर्ड लॉ हो गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपने सेट्स में भी किया होगा, जैसे सेट्स में नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q, वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करते थे हम लोग। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि एंड है वहां पे और आ जाएगा यदि ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा है, और दोनों का सिंपल नेगेशन लग जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करने से एंड को यदि आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वहां पे और का साइन आ जाएगा और दोनों के साथ नेगेशन, मीन्स नेगेशन P एंड का और हो जाएगा एंड नेगेशन Q, और रिवर्स भी समझ में आया यदि आप नेगेशन कॉमन करते हो तो और का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी लिखो, देखो और का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, जैसे यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, जैसे सेट्स में हम लोग करते हैं। फोर्थ लॉ कौन सा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ में क्या होता है, सेम दो स्टेटमेंट एंड या और से कनेक्ट है तो वही स्टेटमेंट आ जाता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का भी यूज करते हैं जब सेम टाइप पे, मतलब तीन स्टेटमेंट है जिसमें एक ही टाइप का कनेक्टिव लगा है, मतलब या तो एंड है या तो और है, तो कोई भी दो को साथ में लिख सकते हैं, उसी लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, मतलब एसोसिएट करना, साथ में लाना। थर्ड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब अप्लाई होता है, जब ब्रैकेट के बाहर एंड है तो ब्रैकेट के अंदर और होना चाहिए, या वाइस वर्सा, दोनों उल्टा, इधर एंड है तो यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड, तो लाइक मल्टीप्लाई करना है, P एंड साथ में जाएगा, P एंड Q, फिर ब्रैकेट के अंदर और था वो बाहर आ गया तो P एंड R हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, यदि हमें किसी भी एंड या और का नेगेशन फाइंड करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है, तो वो सिंपल स्टेटमेंट के साथ नॉट लग जाएगा और एंड का और हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो 4 रूल्स हो गए। फिफ्थ रूल इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिफ्थ रूल इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कुछ रूल्स हैं जो आने चाहिए यदि आपको जेईई मेंस के लिए आप अपेयर कर रहे हो, इसके बिना जेईई मेंस या सीट या कोई भी एंट्रेंस आप सोच नहीं सकते। फिफ्थ लॉ इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या, कैसे याद रखेंगे इस लॉ को, कॉम्प्लीमेंट, इससे उसमें कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। इसको याद रखने का तरीका है कि कोई भी स्टेटमेंट एंड बाजू में उसी का नेगेशन, कोई भी स्टेटमेंट और बाजू में उसी का नेगेशन, कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन, किसी भी स्टेटमेंट उसके साथ उसका नेगेशन का एंड या और फाइंड करें तो क्या होगा। जैसे P है, यहाँ पे P की यदि मैं एंट्री लिखूं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और इसका नेगेशन यदि मैं लिखूं तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इसको मैं दोनों को एंड से कनेक्ट कर दूं, दोनों को एंड से कनेक्ट किया तो एंड के लिए क्या रूल है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, तो दोनों ट्रू कहीं दिख ही नहीं रहा है तो सब फॉल्स, तो सब फॉल्स। यदि इन दोनों को मैं और से कनेक्ट करूं तो और से कनेक्ट करने के लिए क्या रूल है, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, तो दोनों फॉल्स कहीं दिख ही नहीं रहा है तो सब ट्रू हो जाएंगे। मतलब इस केस में क्या हो गया, एंड वाले केस में सब फॉल्स आ रहे हैं और वाले केस में सब ट्रू आ रहे हैं। देयरफॉर उसमें उल्टा, ऐसे आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, इसका एंड के लिए हमने क्या रूल लिखा था, ट्रू 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 लिखा था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ नेगेशन एंड के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स, मीन्स ऑलवेज फॉल्स हो जाएगा। इसको सी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो, ऑलवेज फॉल्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन। या तो P और नेगेशन P, तो इसके लिए क्या होगा, ट्रू, ऑलवेज ट्रू को टोटोलॉजी भी बोलते हैं, स्मॉल t भी आप यूज कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो गया, P एंड नेगेशन P। P जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे P एंड Q, फिर यहाँ पे मैंने लिखा सपोज और नेगेशन ऑफ सेम पूरा स्टेटमेंट,
ये पूरा ब्रैकेट का नेगेशन, एक स्टेटमेंट और बाजू में उसी स्टेटमेंट का नेगेशन। तो और के लिए क्या रूल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब पूरे का आंसर सिंप्लीफाई होकर ट्रू आ जाएगा। यदि यहाँ पे एंड हो तो एंड के लिए क्या होगा, दोनों सिंप्लीफाई होके फॉल्स आ जाएगा। इसका रूल क्या, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन, कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन, तो एंड के लिए फॉल्स हो जाएगा, या तो कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो, और के लिए ट्रू हो जाएगा, या तो टोटोलॉजी भी लिख सकते हो। दिस इज फिफ्थ लॉ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट एंड या और बाजू में उसी का नेगेशन। सिक्स्थ लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करें, कोई भी स्टेटमेंट एंड वो हमेशा ट्रू से कनेक्ट है, मतलब टोटोलॉजी के साथ कनेक्ट है। पी एंड ट्रू, मतलब एक स्टेटमेंट पी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और दूसरा इसमें सपोज टोटोलॉजी है तो ट्रू ऑलवेज ट्रू है, मतलब हमेशा यहाँ पे ट्रू ही लिखना है। कोई भी स्टेटमेंट पी हमेशा ट्रू के साथ कनेक्ट है, टोटोलॉजी के साथ कनेक्ट है, तो उसका जो रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगा एंड से कंबाइन होने के बाद वो क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी फॉल्स आएंगे। दोनों ट्रू होंगे एंड के लिए तो ही ट्रू, बाकी फॉल्स। तो ये देखो फिर से इसको देखो तो ये पी जैसे एंट्री दिख रही है, ये पी के इक्विवेलेंट आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, पी एंड टी इज पी ओनली। तो याद कैसे रखेंगे, किसी भी आइडेंटिटी लॉ में एंड के साथ कोई भी, एंड टी के साथ कोई भी स्टेटमेंट कनेक्ट है तो वही स्टेटमेंट आ जाएगा। एंड टी के साथ कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा तो वही स्टेटमेंट आ जाएगा जो कुछ भी लिखा। सपोज इफ आई राइट पी इंप्लाइज क्यू एंड टी, तो एंड टी लॉ में चला जाता है, फिर से वही स्टेटमेंट आ जाएगा। तो P इंप्लाइज Q एंड T के साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो एंड T चला जाता है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वही आ जाता है। इस लॉ को पहला क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ। तो हमने किया है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी में कि एंड को यदि मैं और कर दूं और ट्रू की जगह पे फॉल्स, तो उसका ड्यूअल बन जाता है, तो मतलब दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो एंड T और F के साथ वही स्टेटमेंट आ जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, ड्यूअल फाइंड कर दिया, एंड की जगह पे और ट्रू की जगह पे फॉल्स। इसके लास्ट लेक्चर में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। एंड को और ट्रू को फॉल्स, तो जो स्टेटमेंट बनते हैं वो ड्यूअल होते हैं, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इनका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो सेम आएंगे। तो यहाँ पे लर्न कैसे करना है, एंड टी के साथ वही स्टेटमेंट, या तो और एफ के साथ भी सेम स्टेटमेंट। एंड टी या तो और एफ, याद रखना है, एंड टी या तो और एफ उसके साथ सेम स्टेटमेंट। एंड टी या तो और एफ लिखा है यहाँ पे, एंड टी रहेगा तो भी वही स्टेटमेंट, या और एफ लिखा तो भी वही स्टेटमेंट सेम लिखना है। तो कुछ भी लिखा है उसके साथ एंड टी तो वही कुछ भी आ जाएगा, या कुछ भी लिखा उसके साथ और एफ तो वही कुछ भी आ जाएगा। एंड टी या और एफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखा है वही स्टेटमेंट आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। इसी का एक और दो पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि यदि मैं इसको एंड टी पी एंड टी न कनेक्ट करके इसको यदि मैं करूं पी एंड एफ कनेक्ट करूं तो क्या हो, पी एंड एफ। तो एंड के लिए हमने क्या रूल लिखा है, दोनों ट्रू ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू, लेकिन यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है हमेशा फॉल्स है, तो ट्रू कहीं आएगा ही नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। एंड के लिए क्या रूल, हमने बेसिक रूल क्या लिखा है, ट्रू एंड ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, लेकिन क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है, एफ मतलब ऑलवेज फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन, तो दोनों स्टेटमेंट को यदि हमने एंड से कनेक्ट कर दिया तो ट्रू वाला कॉम्बिनेशन हमें कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, इसमें एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकती है कि आप फॉल्स की जगह ट्रू लिख सकते हो। तो और के लिए हमने क्या रूल लिखा है, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, लेकिन ये ट्रू की वजह से कॉम्बिनेशन फॉल्स कभी देगा ही नहीं, तो इसमें हमेशा क्या हो जाएगा, फिर ट्रू आ जाएगा। ऐसा आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ होते हैं, जो यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीन लॉ लिख लिख के प्रैक्टिस करो 10 टाइम्स, तो इसी में सबसे मिस्टेक करते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ याद कैसे रखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका नेगेशन, या तो और उसका नेगेशन, बाजू में सेम स्टेटमेंट का नेगेशन। तो एंड के लिए उल्टा याद रखो, एंड के लिए वैसे रूल होता है ट्रू ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे नेगेशन की वजह से फॉल्स हो जाएगा। और के लिए हमारे पास रूल्स होता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, लेकिन नेगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये दोनों याद रखो। एंड टी टेबल हमें बताया, प्रूफ दिए, लेकिन प्रूफ से भी समझने के बाद भी हमें करना ही पड़ेगा। और एंड टी और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट, एंड टी और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट,
बाकी दूसरे कॉम्बिनेशन आप सोचो कि एंड के लिए ट्रू 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 होना चाहिए, लेकिन ये ट्रू दे ही नहीं रहा, मतलब फॉल्स होगा। और के लिए फॉल्स 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 होना चाहिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो ये 6th लॉ हो गया आइडेंटिटी लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ परफेक्ट करना है, वैसे सभी परफेक्ट करना है, लेकिन ज्यादा जो यूज होंगे वो 3 लॉ यूज होते हैं। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। ये तो सबसे सिंपल लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन, कि यदि आपने नेगेशन का नेगेशन किया तो नेगेशन नेगेशन कट हो जाता है, वही स्टेटमेंट आ जाएगा। 2 इज नॉट एन इवन नंबर, फिर से उसका नेगेशन लो तो 2 इज एन इवन नंबर, नेगेशन पहले से था उसका, फिर से नेगेशन लिख दिए तो नेगेशन कट हो जाता है। या इसी को ट्रू का नेगेशन फॉल्स, या तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वोल्यूशन लॉ, या तो नेगेशन ऑफ नेगेशन वाला लॉ। ये तो सिंपल लॉ है, कर सकते हैं। और नेक्स्ट लॉ है कंडीशनल लॉ। 8th लॉ इज कंडीशनल लॉ। एट वन इज कंडीशनल लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है। P implies Q, इसी का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्विवेलेंट, इंग्लिश वाला नहीं। P implies Q को हम लोग नेगेशन ऑफ P और Q भी लिख सकते हैं, दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, मतलब उनका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो सेम आएंगे। इंग्लिश वाला इक्विवेलेंट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मीनिंग पूरा चेंज हो गया इंग्लिश ग्रामर से, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक कर रहे हैं। इनका इसका ट्रूथ टेबल और इसका ट्रूथ टेबल दोनों सेम आता है। दैट्स व्हाई P implies Q कैन आल्सो बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P और Q, ये रूल है, याद रखना है। कंडीशनल लॉ ऐसा क्यों होता है, ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड P implies Q, तो implies के लिए क्या रूल है, TF is F, TF is F, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब सीधे राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट का हमने किया है, दोनों साथ में सॉल्व करते हैं। पहले नेगेशन P चाहिए, तो नेगेशन P फाइंड कर दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर नेगेशन P को और के साथ कनेक्ट करना, Q के साथ कनेक्ट करना और फाइंड करना उसका, नेगेशन P और Q। तो इसको और इसको देखो, दोनों को और लगाया दोनों के बीच में, तो और के लिए क्या रूल है, दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, तो दोनों फॉल्स कहीं दिख रहे हैं, दोनों फॉल्स सेकंड में दिख रहे हैं, और तो बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है देखो, और ये राइट हैंड साइड है, दोनों टेबल इक्विवेलेंट दिख रहे हैं क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। तो P implies Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P और Q, ये याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राइट द फॉलोइंग कंडीशनल, कंडीशनल मतलब एरो वाला क्वेश्चन, इंप्लीकेशन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म, विदाउट यूजिंग कंडीशनल फॉर्म मतलब इफ देन हटा के लिखो। तो इफ देन हटा के कैसे लिखेंगे, पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज लिखना है, तो ये कंडीशनल लॉ हो गया। इसमें यदि डबल एरो रहेगा तो क्या होगा, P डबल एरो, डबल बाई कंडीशनल लॉ भी बोल सकते हो, तो इसी में लिख सकते हो। बाई कंडीशनल लॉ क्या आता है, दो कंडीशनल का कंजक्शन होता है, दोनों तरफ से ट्रू है। P implies Q एंड Q implies P, हमने ट्रूथ टेबल में किया है। डबल एरो मतलब P से Q implies करेगा, Q से P implies करेगा, दोनों सेम होंगे तो ही ट्रू होगा। तो P implies Q एंड Q implies Q, इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो इसी के इक्वल आएगा। अब इसका हमने रूल किया, ऊपर देखो P implies Q को हम लोग कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, पहले का नेगेशन, इसको लर्न कैसे करना है, फर्स्ट का नेगेशन एरो की जगह पे और सेकंड एज इट इज, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज, ये P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम फिर से चेंज कर रहे हैं, पहले का नेगेशन और दूसरा एज इट इज। तो इसका एक्चुअली ये डायरेक्ट है, नहीं आ रहा तो ऐसे दो स्टेप में कर सकते हो। ये कौन सा हो गया, कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ में आपको ये याद रखना, P एरो Q को हम लोग नेगेशन P और Q भी लिख सकते हैं। ये हम इंग्लिश ग्रामर नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक कर रहे हैं, लॉजिकली दे आर इक्विवेलेंट है। यदि मैथ्स का लॉजिक लगाओगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दो ट्रूथ टेबल कोई भी दो एग्जांपल सेट करोगे तो P implies Q को हम लिख सकते हैं नेगेशन P और Q। तो इसी तरह दूसरे का निकालो, इसी से दूसरा, कि इसको याद रखने के लिए कैसे करना, फर्स्ट का नेगेशन और एंड नहीं, फर्स्ट का नेगेशन और Q, तो ये क्या होगा, P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। इक्वल फॉर्म नहीं है, इक्विवेलेंट फॉर्म, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि मीनिंग अलग देंगे, तो इक्विवेलेंट है, लॉजिकली दे आर इक्विवेलेंट।
तो दिस इज व्हाट कंडीशनल लॉ। एक और लॉ है लास्ट, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है, P और Q या P एंड Q, मतलब एक स्टेटमेंट जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है वो ब्रैकेट के अंदर भी रिपीट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा लगना चाहिए, मतलब एक एंड दूसरा और, बाहर एंड है तो अंदर और, बाहर और है तो अंदर एंड, और एक स्टेटमेंट 2 बार दिखना चाहिए, तो जो 2 बार दिखता रहेगा स्टेटमेंट वही आ जाएगा, सेम स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ऐसा क्यों रहा है, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ और इसके इक्वल आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यदि करना हो तो कर सकते हो, लेकिन जो 8 लॉ है उसमें भी द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट लॉ आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ, और डिमॉर्गन्स लॉ भी वैसे सभी करना है, लेकिन ज्यादा जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं वो 3-4 यूज होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा, एक P फिर एंड फिर से P, दो एक स्टेटमेंट जो बाहर है वही इसमें अंदर दिखना चाहिए, एंड बाहर है तो इधर और होना चाहिए, इधर और है तो इधर एंड होना चाहिए। तो ये जो लॉ है वो एब्जॉर्ब होता है, 2 स्टेटमेंट 2 बार लिखो, एब्जॉर्ब होके एक ही बार आ जाता है, इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉ, आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट लॉ क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या लिखा था हमने कि दोनों सेम स्टेटमेंट है, P एंड P भी P होता है, P और P भी P होता है, दोनों सेम स्टेटमेंट है तो वही आ जाएंगे थी एंड और से कनेक्ट हो। तो दूसरा क्या था, हमने एसोसिएटिव लॉ लिखा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट यूज कर सकते हैं हम लोग, P एंड Q एंड R। तो कहीं पे भी आप ब्रैकेट लगा दो, P एंड Q एंड R, इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। P और Q और R, तो और में भी यदि सेम स्टेटमेंट और से कनेक्ट है तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट दे सकते हो, उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एक और एक टाइप लॉ था कम्यूटेटिव लॉ, तो हमने नहीं किया। आई थिंक कम्यूटेटिव लॉ मैथ्स में पहले से आप स्कूल से सेक्शन से करते आ रहे हो। कम्यूटेटिव में तो आगे पीछे करना, 2+3 को 3+2 भी लिख सकते हो, तो सेम आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, P एंड Q को Q एंड P लिखे तो भी वही मतलब है, P एंड Q एंड P दोनों एक ही मतलब है, क्योंकि एंड के लिए क्या रूल है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। तो ये ट्रू इधर लिखो, ये ट्रू इधर लिखो, तो भी सेम आंसर आएगा। इसी तरह और के लिए भी, और के लिए क्या होगा, P और Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q और P। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि और के लिए भी रूल्स हमने फॉल्स 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 लिखा है, तो दोनों फॉल्स है तो इंटरचेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव में तो आगे पीछे लिखना, P एंड Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q एंड P, एंड P और Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q और P। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 10 लॉ आपको लर्न करना है। फर्स्ट आइडेम्पोटेंट, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिफ्थ आइडेंटिटी लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, कंडीशनल लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। सीरियल से याद रखोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट पे वही आना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आप 10 लॉ को प्रिपेयर करना है। तो ये जेई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो जेई स्टूडेंट्स है ये टॉपिक कैसे भी एनी हाउ यू हैव टू डू 10 रूल्स आपको करना ही है, ये आएगा तो ही जेई के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग क्वांटिफायर्स। आफ्टर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं वो देखो पहले। क्वांटिफायर्स वैसे 2 टाइप के होते हैं। होते क्या, पहले उसके टाइप समझो, होने के क्या वो बताते होते। क्वांटिफायर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है फॉर ऑल, इसको रीड करते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल उल्टा ए, थोड़ा क्रॉस कर देते हैं। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई, व्हाट इमेज ऑफ ई, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन के लिए। इसका मतलब फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का ये सिंबल है, और ये देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे सब ट्रू होना चाहिए, और फॉर ऑल का सिंबल है, दिस इज फॉर एटलीस्ट वन के लिए। इसी का जो मैथमेटिकल लॉजिकल नेम है इसको एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं, इसका जो लॉजिकल नेम है इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। अब ये होते क्या है क्वांटिफायर,
ये क्वांटिफायर ऐसे कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जो ओपन सेंटेंस के साथ यदि लग जाए तो वो ओपन स्टेटमेंट को जो ओपन सेंटेंस है उनको स्टेटमेंट बना देते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो अभी हमें ये पता है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एक ओपन स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है? क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं पता कि किसके, यदि x का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदर देन 3 ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स दोनों में आ रहा है, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए, तो ही वो लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हमने कैटेगराइज किया है ओपन सेंटेंस में। लेक्चर 1 में हमने डिटेल डिस्कशन किया है स्टेटमेंट्स का, तो ओपन सेंटेंस हो गया। तो ओपन सेंटेंस को यदि थोड़ा सा ये दो क्वांटिफाई जो दो सिंबल से यदि ऐसा यूज करके मैं कुछ लिखना चाहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट x, ये देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट x that belongs to natural number, that belongs to natural number such that x plus 2 equal to 5। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सिंबलिक फॉर्म में लिख दिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर्स है वो नेचुरल नंबर। कि एक x माने एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर में से कम एक ऐसा तो नंबर है नेचुरल नंबर में जो x प्लस 2 इक्वल टू 5 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है यहाँ पे 3, तो 3 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1, कोई तो एक वैल्यू से सब सेटिस्फाई करेंगे ऐसा नहीं, इसका मतलब एटलीस्ट 1, कम से कम एक सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू बन गया। तो बिकॉज ये जो सिंबल हमने यूज किया इसकी वजह से ये ओपन सेंटेंस क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। तो इनको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर्स आर द मैथमेटिकल नोटेशन या मैथमेटिकल सिंबल्स व्हेन दे आर यूज्ड विद ओपन सेंटेंसेस, देन ओपन सेंटेंस बिकम्स व्हाट, स्टेटमेंट। इसी तरह से इसको मैं यदि ऐसा लिखा दूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या, x सभी x जब हमें लेना है नेचुरल नंबर से ही लेने हैं, और इस तरह से लेना है कि x प्लस 2 इक्वल टू 5। मतलब क्या, नेचुरल नंबर में सभी x लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा क्या। ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट है कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब एटलीस्ट 1, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हुआ तो भी स्टेटमेंट ट्रू, और इसका मतलब कोई एक वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू ट्रू होंगे तो ही वो स्टेटमेंट ट्रू आएगा। इसका मीनिंग फॉर ऑल ट्रू आएंगे तो ही वो स्टेटमेंट ट्रू, कोई भी एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स। इसका मतलब क्या है, एक ट्रू आएगा तो ट्रू, बाकी फॉल्स है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्वांटिफायर्स दो टाइप के हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो इसका लॉजिकल नेम है और इसका ये सिंबल है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को जो मीनिंग है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, ये उसका सिंबल है उल्टा ई, उसका मतलब एटलीस्ट 1 के लिए यूज करते हैं। इसका मैथमेटिकल नेम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस के साथ यदि कुछ ये नोटेशन हम फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट लगा दें तो जो ओपन सेंटेंस जो हमें ट्रू फॉल्स आंसर नहीं बता रहे थे अब वो ट्रू या फॉल्स बताने लगेंगे, मतलब वो स्टेटमेंट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा एटलीस्ट 1 के लिए ट्रू आ रहा है लेकिन फॉर ऑल के लिए फॉल्स आ रहा है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो क्वांटिफायर वाला एक्सरसाइज भी आपको करना है और 10 लॉ आपको प्रॉपर वेरीफाई करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग डिटेल डिस्कशन क्वांटिफायर के एग्जाम्पल और लॉ के। थैंक यू।